जोहार साथियों, रमज़ान का पवित्र महीना भी चल रहा है और हमको लगता है कि और चंद दिनों के बाद ही फिर खुशी का पर्व ईद आएगा। इस बीच में विगत 21, 22 और 23 तारीख को आरएसएस का जो सबसे बड़ा कमेटी होता है, हम लोग सबको ही जानते हैं, वो उनका अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा होता है, जहां वार्षिक प्रतिवेदन भी प्रस्तुत किया जाता है और आगामी दिनों के कार्यक्रम भी तय किए जाते हैं। हमको याद है कि 2020 में प्रतिनिधि सभा में ये घोषणा हुई थी कि 2025 चूँकि शतवर्ष होगा आरएसएस का, तो वो वर्ष पूरी तरह से आनंदमयी होगा और कई तरह के उस समय विचार आए थे कि राष्ट्र क्या से क्या हो जाएगा। लेकिन इस जो प्रतिनिधि सभा हुआ उसमें बातें समझ में आई कि हम लोग इसका सेलिब्रेशन नहीं करेंगे। 100 वर्ष का कोई आनंद उत्सव नहीं होगा। ये वर्ष आरएसएस का एक्सटेंशन का वर्ष होगा, उसके फैलाव का वर्ष होगा। उसमें कई आंकड़े दिए गए, कई हजार, कई लाख शाखाओं का और वर्ग संगठन के कामकाज का ब्यौरा दिया गया, जिसमें सबसे ज़्यादा शाखाएं दक्षिण भारत के हिस्से में ही आई और संचालित भी हो रही है। पूरे इस प्रतिनिधि सभा में आदरणीय मोहन भागवत जी भी थे, उनके जनरल सेक्रेटरी, जिसको क्या बोलते हैं, उन लोग का नाम कुछ है, जो होसबोले जी हैं, वो भी थे। भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, केंद्रीय मंत्री भी हैं, जेपी नड्डा साहब भी थे। भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हैं, बीएल संतोष जी भी थे। सबने 3 दिन तक बड़ा गहन विचार विमर्श किया और विचार विमर्श के बाद जो निष्कर्ष पहुंचा, जिसकी आधिकारिक घोषणा की गई, उसमें 2 बातें बहुत प्रमुख हैं। एक है मणिपुर। आरएसएस यह मानती है कि विगत 20 महीनों से मणिपुर जल रहा है और आगामी कई वर्ष लगेंगे मणिपुर में हालात सुधरने के लिए। यह हमारा ऑब्जर्वेशन नहीं है, यह भारतीय जनता पार्टी के जो मातृ संगठन, जिनके कोख से भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ है, वो संगठन मानती है कि 20 महीनों से मणिपुर जल रहा है। सरकार क्या कर रही है, इस विषय में जब उनसे पूछा गया, सरकार के मंत्री रहते हुए भी वहां पर कोई जवाब नहीं आया।
आरएसएस वहां क्या कर रही है उसका भी कोई जवाब नहीं आया। जवाब क्या आया कि रामकृष्ण मिशन वहां क्या कर रहा है, इस्कॉन वहां रिलीफ का कैंप कर रहा है, चिन्मय मिशन वहां पर काम कर रहा है, सरकार वहां काम नहीं कर रही। कुछ दिन पहले हम लोगों ने पार्लियामेंट में देखा, राज्यसभा में एक संवाद माध्यम का एक ऑडियो क्लिप जारी हुआ था जिसमें आदरणीय गृहमंत्री जी का आवाज था। वहां के जो बीरेंद्र सिंह जी, वहां के जो मुख्यमंत्री थे, उनके बीच का संवाद था कि कैसे बम मारते हो, छुप के बम मारा करो। ये संसद की बात है और आरएसएस ने भी कहा कि वहां पर सरकार ने कोई काम नहीं किया। मैं भाजपा से पूछना चाहता हूं कि बहुत ज्यादा आपको जनजातीय समुदाय से प्यार है, तो नॉर्थ ईस्ट में जहां 100% जनजाति बहुल के लोग हैं, उसको आपने क्यों उसकी अवहेलना की? यह बहुत बड़ा प्रश्न है और भारतीय जनता पार्टी को इसका उत्तर देना चाहिए। और दूसरा मुद्दा जो आरएसएस ने कहा वो परिसीमन था। जिस बात को हम लोग बार बार कहते हैं कि यह परिसीमन राज्यों के बीच एक खाई पैदा करेगा। दक्षिण भारत का संतुलन बिगड़ जाएगा, उत्तर भारत का प्रतिनिधित्व बढ़ जाएगा। दलित, आदिवासी, मूलवासी के आवाज पर रोक लगेगा। इस बात को आरएसएस ने भी कहा क्योंकि उनको जमीन की हकीकत मालूम है, लेकिन भाजपा को सत्ता मालूम है। भाजपा सत्ता के लिए इस देश में असंतुलन की राजनीति पे आमादा है। 2011 की जनसंख्या को आधार बनाकर 2025 में 26 में परिसीमन का काम कर रहा है। मैं पिछले 6 महीने से बार बार चित्कार कर रहा हूं, यह परिसीमन बंद होना चाहिए। यह मूलवासी, आदिवासी, दलित विरोधी है। यह देश में राष्ट्रीय संतुलन को बिगाड़ने वाला है। डिस्प्रोपोर्शनेट ऑफ रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। जहां जनसंख्या नियंत्रित हुई, उनका हक मारा जाएगा और हम पर जो शोषण करने वाले लोग हैं, उनकी बहुतायत हो जाएगी। मैं आरएसएस का ही बात कर रहा हूं। यदि आरएसएस इस बात को समझती है और जानती है और बोल रही है, तो भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? अभी सदन चल रहा है, नेता प्रतिपक्ष भी ट्राइबल है, यहां के मूलवासी हैं, आदिवासी।
सदन, क्योंकि वो भी शाखा में रहे हुए, वो भी आरएसएस के स्वयंसेवक रहे हैं, उनको सदन में खड़ा होकर बयान देना चाहिए कि आरएसएस का ऑब्जर्वेशन के ऊपर में भाजपा का स्टैंड क्या है। इसी सवाल के साथ आप लोगों को हमने यहां बुलाया था, क्योंकि ये छोटा मुद्दा नहीं है, ये राष्ट्रव्यापी मुद्दा है। पहला मणिपुर के ट्राइबल्स, दूसरा परिसीमा। भाजपा अपना स्टैंड साफ करे। बहुत बहुत धन्यवाद। आरएसएस कहीं ना कहीं आरएसएस ने जो कहा है मणिपुर को लेकर के कि वहाँ मणिपुर जल रहा है, और जिस तरीके से आरएसएस ने परिसीमन पर जो बातें रखी है कि इससे राष्ट्रीय तौर पर असंतोष फैलेगा, तो कहीं ना कहीं आप समर्थन करते हैं अगर आरएसएस ये कह रही है? हमारी बात का समर्थन कर रहे हैं। अब ये भाजपा को स्पष्ट करना पड़ेगा ना, हम भी तो वही बात कर रहे थे। आप संतुष्ट हैं आरएसएस के इस? देखिए, संतुष्ट होना, सब चीज में तो संतुष्ट नहीं हो सकते ना, लेकिन जो हकीकत है उसको तो मानना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने पूरे का पूरा जो अधिवेशन है वो प्रयागराज पे बिता दिया। तो प्रयागराज पे बिता दिया तो भाई प्रयागराज के हादसे में जिनकी मृत्यु हुई उस पर एक शोक तक व्यक्त नहीं किया। कई मानी गुणीजनों के निधन पर उन्होंने शोक व्यक्त किया, लेकिन प्रयागराज जाने के क्रम में दिल्ली में जो हादसा हुआ सरकार द्वारा प्रायोजित, जो कुंभ में जो हादसा हुआ, उस पर तो एक भी बोली नहीं आई, एक भी शोक की बात नहीं आई। लेकिन बात कहीं ना कहीं घूम फिर के फिर वही हिंदू धर्म राष्ट्र धर्म की बात होनी चाहिए। दादा, एक सवाल है। सदन के बाहर विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि गिरिडीह में जो मामला हुआ था घोड़खंबा में, जिसकी मृत्यु हुई है, डेथ हुई है रिम्स हॉस्पिटल में, वो पुलिस की बर्बरता से हुई है, उस पर सवाल खड़े हुए हैं। अब दो चीज हो गया, तो इस पे देखिए, वो अब पुलिस का, ये सदन का मामला है, सरकार ने संज्ञान में लिया है उसको। अब सरकार से ही बेहतर होगा कि उसका जवाब आए। सर, क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस में थोड़ा मतभेद हो गया है इसी स्टैंड से आपने जिसका बयान किया है? क्या लगता है कुछ दूरी हो गई? अब जेपी नड्डा साहब का ही बयान है कि हमको आरएसएस नहीं चाहिए। अब हम इतने मजबूत हैं कि हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है, तो फिर आपको आरएसएस की जरूरत नहीं है तो उस बैठक में आप गए क्यों? यही तो समझ में नहीं आता है ना, इन लोगों का कैरेक्टर क्या है। वक्फ बोर्ड को लेकर 26 तारीख को इमारत शरिया के साथ साथ कई मुस्लिम संगठन वहाँ पर जुटेंगे और उनके तरफ से गुरुजी के नाम पर एक खत भी आया है, और उस अनुरूप हम लोगों ने भी उनको समर्थन देने का वायदा किया, और 26 तारीख को वहाँ पर जो गर्दनी बाग में जो धरना कार्यक्रम होगा उसमें मैं भी शामिल होऊंगा। और हमने पहले भी बहुत साफ शब्दों में आपसे कह रखा है कि वक्फ बोर्ड के कानून में जिस प्रकार की विसंगतियां लाई गई हैं उसका हम विरोध करते हैं, और वक्फ बोर्ड हमारे यहाँ पर ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूटेड है। हमारे ही सांसद जनाब सरफराज जी उसके चेयरमैन हैं। हम अपने यहाँ पर जो हमारा जो वक्फ बोर्ड का कानून है, जो बाईलॉज है,
उसको पूरी तरह से लागू करेंगे। जो अमेंडमेंट आया है, जो अभी तक पास नहीं हुआ है, अब ये तय करना है तेलुगु देशम पार्टी को, जनसेना पार्टी को और जदयू को कि वक्फ बोर्ड पर उनकी क्या राय है। मैंने तो आपसे स्पष्ट कहा ना कि परसों के धरना में मैं शामिल होऊंगा पार्टी के तरफ से। उस कॉज को, वक्फ बोर्ड का जो बिल ला रहा है, उसके खिलाफ हम लोग खड़े हैं।